अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कक्षा 8। मैं आशा करती हूँ कि आप सब कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में जो पाठ हम पढ़ रहे थे मंझले भैया, वो हमने पूरा कर लिया है। हमने उसके कठिन शब्द, वाक्य प्रयोग, प्रश्न उत्तर और आपकी पुस्तक में जो भी कार्य होता है वो सब हम उसका कर चुके हैं। तो क्योंकि वो हो चुका है और मैंने आपको अभी तक अभ्यास पुस्तिका जो है आपकी, इसमें क्योंकि किन्हीं कारणों से ये मेरे पास नहीं थी, जिस कारण मैं आपको नहीं पढ़ा सकी, तो आज मैं आपको अभ्यास पुस्तिका में पाठ 1 करवा रही हूँ। ठीक है, तो आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में ये पाठ 1 जो हमने पढ़ा था, इतने ऊंचे उठो, जो भी मैं आज आपको करवा रही हूँ वो उसे कर लीजिएगा। ठीक है, और मैं आपको ये भी बताती हूँ कि अगली कक्षा में ये जो आपका मैंने अभी पाठ पूरा किया है, हम लोगों ने जो अभी पाठ ख़त्म किया है, समाप्त किया है, मंझले भैया, इसका आपका श्रुति लेख और अनुच्छेद होगा। तो मैंने जो आपको कठिन शब्दों का अध्ययन करवाया है, वो कठिन शब्द आप पढ़ लीजिएगा और पूरे पाठ का अध्ययन कर लिएगा। उसी पाठ में से कोई भी एक अनुच्छेद में आपको बोलूँगी। ठीक है, तो चलिए हम आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं और आपकी जो अभ्यास पुस्तिका है उसका कार्य हम आज करेंगे। तो हम आज पहला पाठ, जो कि कविता थी इतने ऊंचे उठो, वही करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग ये कर लेते हैं। तो सबसे पहले है कि बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। तो हमें यहाँ क्या करना है, जो आपकी पुस्तक में रिक्त स्थान दिया हुआ होगा, आपको वहाँ अपनी उन रिक्त स्थानों को भरकर इस कविता को पूरा करना है। तो देखिए, चाह रहे हम इस धरती को क्या बनाना, स्वर्ग। हमने पढ़ा था ना कि कवि लोगों से ये कह रहा है कि सब अपने कार्यों से, अपने परिश्रम से क्या करें, इस धरती को स्वर्ग जैसा सुंदर बना दें। तो कवि ने यही संदेश दिया था इस कविता के माध्यम से हम लोगों को, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक बच्चे को, कि अपने परिश्रम और अपने कार्यों से इतने ऊंचे उठो कि ये धरती स्वर्ग के समान सुंदर हो जाए। याद है आपको? तो वही है ये, चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना। सूरज चांद चांदनी तारे, ये सूरज लिखा है, ठीक है। सूरज चांद चांदनी तारे हैं, सब हैं प्रतिपल साथ हमारे। प्रतिपल का अर्थ होता है हर क्षण, ठीक है। सब हैं प्रतिपल साथ हमारे। दो कुरूप को रूप सलोना, कुरूप यानी जिसका रूप बिगड़ चुका है। दो कुरूप को रूप सलोना, इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है। तो ये शब्द आपके रिक्त स्थानों में आएंगे, स्वर्ग, धरती, सूरज, प्रतिपल, कुरूप और आकर्षण। ठीक है, तो आप पाठ बोध की ये वाली पहली वाली जो पहला ये अभ्यास कार्य है, इसे कर लीजिएगा। ठीक है, अगले पृष्ठ पर देखते हैं हम। अगले पृष्ठ पर देखिए, नीचे दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों में अनुस्वार के स्थान पर पंचम वर्ण का प्रयोग करके दोबारा लिखिए। अनुस्वार देखिए, जो झंडा जैसे लिखा है, शांति लिखा है, कंघी लिखा है, तो इसमें जो ये अंग बिंदु लगे हुए हैं, इन्हें अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, तो आपने वर्णमाला पढ़ी होगी, वर्णमाला में आपने व्यंजन पढ़ा है ना। तो आपने व्यंजन को किस प्रकार से पढ़ा है, आपको याद होगा कि हम जब व्यंजन पढ़ते हैं तो हम क ख ग घ ड़, एक पंक्ति पूरी हो गई। क ख ग घ ड़, कैसी पंक्ति पूरी हुई, एक। फिर ड़ के बाद हम दूसरी पंक्ति पर आ जाते हैं। क ख ग घ ड़ के बाद क ख ग घ ड़ च छ ज झ ञ, ठीक, दूसरी पंक्ति। यानी इस तरह से अगर हम देखें तो जो पंक्तियों में बटा होता है, उन पंक्तियों को वर्ग कहते हैं।
वर्ग 1, वर्ग 2 या चरण 1, चरण 2। ठीक है, तो प्रत्येक चरण में 5 वर्ण होते हैं। वर्ण जानते हैं ना, क ख ग घ ड़, ये क्या है? वर्ण हैं। तो प्रत्येक चरण में क्या होते हैं? 5 वर्ण होते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए मैं पढ़ रही हूँ, आप गिनिएगा। पहले चरण में कितने वर्ण हैं? 5। क, ख, ग, घ, ड़। अब ड़ क्या है? पहले चरण का अंतिम वर्ण है। ठीक है, इसी तरह से जो है पंचम वर्ण, अवड़ा क्या है? यही पंचम वर्ण है। जो अंतिम वर्ण होता है वही पंचम वर्ण होता है। ठीक है, पहले चरण का पंचम वर्ण क्या है? ड़ा। अब हम दूसरा चरण शुरू करेंगे। च, छ, ज, झ, इया। अब दूसरे चरण का पंचम वर्ण कौन सा है? इया। क ख ग घ ड़, च छ ज झ, इया। इसके बाद क्या आता है? तीसरा चरण शुरू होता है। ट, ठ, ड, ढ, ळ, ड़। ठीक है, तो ड़ कौन सा है? पंचम वर्ण है तीसरे चरण का। ट, ठ, ड, ढ, ड़। अब चौथा चरण शुरू हुआ। त, थ, द, ध, न। ठीक है, चौथे चरण का पंचम वर्ण क्या है? न। चौथे चरण का पंचम वर्ण क्या है? न। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया था, ताकि आप यहाँ पर जो पंचम वर्ण का मतलब है वो समझ जाएं। ठीक है, आपको चरण और चौथे चरण का जो अंतिम वर्ण है या उस अंतिम वर्ण को हम पंचम वर्ण बोलते हैं, वो क्या है? न। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में अनुस्वार के स्थान पर, यानी जो अंग बिंदु लगा है इसके स्थान पर हमें पंचम वर्ण का प्रयोग करना है, यानी पंचम वर्ण क्या है? ना है। ठीक है, तो झंडा हम हमेशा जब अनुस्वार हटाते हैं तो झंडा को हम हमेशा इस तरह से लिखते हैं। फिर है शांति, हम अनुस्वार हटाएंगे, आधा ना आ जाएगा। कंघी, हम अनुस्वार हटाएंगे, आधा ना आ जाएगा। पंख, हम अनुस्वार को हटा देंगे और आधा ना आ जाएगा। इसी प्रकार से अंतिम, अंदर, खंड और शंख में अनुस्वार हट जाएंगे और आधा ना आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जिस प्रकार से मैंने लिखा है आप भी इसी प्रकार से अपनी पुस्तक में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब अगले पृष्ठ की ओर बढ़ते हैं। ये है अगले पृष्ठ संख्या है इसकी 3। ठीक है, हम क्या करेंगे? पृष्ठ संख्या 3 की जो दूसरे नंबर का अभ्यास कार्य है वो करेंगे। तो देखिए क्या यहाँ कह रहे हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित का अर्थ जानते हैं? अंडरलाइन। ठीक है, रेखांकित शब्दों के कारक लिखिए। हमें क्या करना है? रेखांकित जो शब्द, रेखा जिसके नीचे खिंची हुई है, उस शब्द का कारक लिखना है। ठीक है, तो कारक देखिए क्या है। कल मेरे पिताजी विदेश से आए हैं। ठीक है, तो कारक देखिए, कारक क्या होता है? कारक जो किसी क्रिया का संबंध कोई संज्ञा या सर्वनाम से बताए, मतलब जो संज्ञा या सर्वनाम जो क्रिया कर रहे हैं वे शब्द जो उसका संबंध एक दूसरे से बताएं कि इनके बीच में क्या संबंध है, वो कारक कहलाते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको वो विस्तृत रूप में नहीं पढ़ाऊँगी कारक, क्योंकि अभी जो आपके ये दिए हुए हैं मैं ये वाले आपको समझा दे रही हूँ। बाद में जब हम कारक पढ़ेंगे तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूँगी। अभी आप इतना समझ लीजिए कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का उनकी क्रिया के साथ जो संबंध बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। तो पहला है कल मेरे पिताजी विदेश से आए हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है? कल मेरे पिताजी विदेश से आए हैं। कोई भी ऐसा शब्द जो किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को किसी चीज़ से अलग कर दे। ठीक है, अब जैसे देखिए इस पंक्ति में क्या कह रहे हैं? पिताजी विदेश से आए हैं, यानी पिताजी जो हैं वो विदेश से अलग हो गए, दूर हो गए। उनके और विदेश के बीच क्या आ गई? दूरी आ गई, वो एक दूसरे से अलग हो गए। तो ऐसे स्थान पर कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। ठीक, वे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु को एक दूसरे से अलग करें, वहाँ क्या होता है?
अपादान कारक होता है। जैसे कल मेरे पिताजी विदेश से आए हैं, तो विदेश से जो शब्द है वो व्यक्ति को उसके स्थान से अलग कर रहा है। तो यहाँ कौन सा कारक होगा? अपादान कारक। फिर नीरज ने जन्मदिन पर केक काटा। अब ऐसी क्रिया ऐसा वाक्य जिसमें किसी के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, और ये हमें साफ साफ दिख रहा है, हमें पता चल रहा है। जहाँ पर हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम के द्वारा किया गया कार्य का पता चल रहा है, वहाँ होता है कर्ता कारक। जैसे इन्होंने कहा नीरज ने, अब हम देख रहे हैं कि नीरज ने जन्मदिन पर क्या काटा? केक। तो नीरज द्वारा काम किया जा रहा है, ठीक है। तो नीरज ने जन्मदिन पर केक काटा में क्या होगा? कर्ता कारक। फिर है कृष्णा बगीचे में घूमने गई। तो जो कृष्णा है, जहाँ पर किसी कार्य का होने का आधार हो, मतलब कोई, अब जैसे घूमने की क्रिया हो रही, क्यों हो रही? क्योंकि बगीचा है। जाहिर है अगर जहाँ पर बगीचा होगा वहीं लोग घूमने जाएंगे, सैर करने जाएंगे, ठीक है। अगर डाल होगी तो डाल पर चिड़ियाँ बैठेंगी, ठीक है। तो जहाँ पर क्रिया के होने का आधार हो, काम के होने का आधार हो, वहाँ होता है अधिकरण कारक। तो कृष्णा बगीचे में घूमने गई, तो बगीचे का होना ही इस बात का संकेत है कि वहाँ लोग घूमने फिरने आएंगे। तो क्या है? बगीचा आधार है लोगों के आने जाने का। तो जहाँ पर किसी कार्य का आधार हो, वहाँ होता है अधिकरण कारक। फिर राम ने हिरण को मारा। अब ये तो हमने अभी ऊपर पढ़ाई था कि जहाँ पर किसी के द्वारा काम के होने का पता चल रहा हो, तो राम ने हिरण को मारा। हमें यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि राम ने हिरण को मारा, तो इसमें क्या होगा? कर्ता कारक। फिर आखिरी है मैं मोटरसाइकिल से गांव जाऊंगा। अब देखिए, कोई भी ऐसा वाक्य जहाँ पर किसी के द्वारा काम किए जाने का पता चल रहा हो, किसी के द्वारा कोई कार्य हो रहा हो। अब जैसे कि मोटरसाइकिल से, तो अगर कोई गांव जाना चाह रहा है तो वो किसके द्वारा जा रहा है? मोटरसाइकिल के द्वारा जा रहा है। अगर यहाँ पर होता मैं हवाई जहाज़ से दिल्ली जाऊँगा, या मैं रेलगाड़ी से अपने घर जाऊँगा, तो किसी चीज़ के द्वारा कोई काम हो रहा है, ठीक है। तो जहाँ पर किसी चीज़ के द्वारा कोई काम हो रहा होता है, से इसमें भी है, और से देखिए ऊपर भी था, कल मेरे पिताजी विदेश से आए हैं। लेकिन दोनों में जो अंतर है वो ये है कि वहाँ पर पिताजी विदेश से अलग हो रहे थे, जहाँ एक दूसरे से अलगाव हो रहा होगा, दूरी हो रही होगी, वहाँ अपादान कारक होगा। लेकिन से इसमें भी आ रहा है, और पर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर किसी चीज़ के द्वारा काम हो रहा है, मोटरसाइकिल के द्वारा गांव जाया जा रहा है। तो अगर कहीं पर किसी चीज़ के द्वारा कार्य हो रहा होगा तो वहाँ होगा करण कारक, ठीक है। समझ गए? ठीक। तो ये जो मैंने आपको करवाए हैं ये कारक आप अपनी पुस्तक में इसी तरह से, इसी प्रकार से इन्हें लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अब आपका ये मैंने आपको 3 चीज़ें करवाई हैं आपकी पुस्तक में। पहला तो जो हमने पंक्तियाँ थी वो लिखी थी, कविता की पंक्तियाँ पूरी की, फिर ये हमने अनुस्वार वाला कार्य किया, और फिर ये कारक वाला कार्य किया। तो ये तीनों कार्य आप अपनी पुस्तक में कर लीजिएगा, और जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है इसी तरह से इसको लिख लीजिएगा। इसके बाद हम अगली कक्षा में, मैंने आपको बता दिया था कि अगली कक्षा में हम लोग जो है वो अपना जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है पाठ मंझले भैया, उसका मंझले भैया का श्रुति लेख और अनुच्छेद में अगली कक्षा में लूँगी। तो जो मैंने कठिन शब्द आपको करवाए हैं उन कठिन शब्दों का अध्ययन अच्छी प्रकार से सही से कर लीजिएगा। उन्हीं शब्दों में से मैं आपको श्रुति लेख दूँगी, और अपने पाठ को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्यों उसी पाठ में से आपका अनुच्छेद भी होगा, ठीक है। तो अब अपने इस कार्य को कर लीजिए और अनुच्छेद की और श्रुति लेख की तैयारी कीजिए, और सारे कठिन शब्दों का अध्ययन अच्छे प्रकार से करिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं अब ये आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करती हूँ। ये वाला पाठ अब अपनी पुस्तक में कर लीजिए, पढ़िए, अध्ययन करिए, अपना ध्यान रखिए, प्रसन्न रहिए, और जो भी मैं जैसे भी आपको करवा रही हूँ उसको करते चलिए।
ठीक है। तो चलिए कक्षा यहीं पर समाप्त हो रही है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।